जब वॉल घर लौटा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसकी पत्नी पूरी तरह भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिना किसी भाव के उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने घबराते हुए पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तो पत्नी अजीब भाव के साथ कहती है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं। वॉल के चेहरे पर उलझन छा गई क्योंकि आज तो संडे था। तभी उसकी नजर झील की तरफ गई और वहाँ जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के ऊपर 3 छोटे छोटे शरीर तैर रहे थे। वॉल तुरंत झील में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि तीनों बच्चों की सांसें पहले ही थम चुकी हैं। वह उन्हें बाहर निकालता है। तभी उसकी पत्नी आती है जो पूरी तरह टूट चुकी थी। रोते हुए बोली, अब सब खत्म हो चुका है, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं जी सकती। और अगली ही पल गोली चलने की आवाज गूंज उठी। उस दिन वॉल ने सब कुछ खो दिया, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी पूरी दुनिया। 3 साल बाद वह एक जांच अधिकारी यानी जासूस बन चुका था। एक मिशन पर उसे दूर एक रहस्यमयी द्वीप पर भेजा गया जहाँ एक खतरनाक महिला कैदी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसके साथ उसका साथी विलियम भी था। जैसे ही वे उस द्वीप पर पहुंचे, वॉल को वहाँ का माहौल अजीब सा लगा। वहाँ के गार्ड उन्हें देखकर न जाने क्यों अपने हथियार मजबूती से पकड़ने लगे। रास्ते में वॉल को पता चला कि इस जेल में बहुत खतरनाक मानसिक रोगियों को रखा गया है और जो एक बार यहाँ आ जाए वो शायद ही कभी वापस जा पाता है। यहाँ तक कि वॉल और उसका साथी भी अंदर जाने से पहले अपने हथियार जमा कराने पड़े। लेकिन वॉल ने गौर किया कि विलियम को बंदूक चलाने या संभालने का ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके बाद जेल अधिकारी उन्हें जेल की व्यवस्था समझाता है। उसने बताया कि जेल के बाएं हिस्से में पुरुष कैदी रखे जाते हैं, दाएं हिस्से में महिलाएं और पीछे सी विंग में वे सबसे खतरनाक कैदी बंद हैं। जब वॉल जेल के अंदर गया तो उसे एहसास हुआ कि ये जगह जितनी सख्त है उतनी ही डरावनी भी है। एक औरत उसे अजीब इशारे कर रही थी और जब वॉल ने पलट कर देखा, वो औरत मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। वॉल आखिरकार वार्डन के ऑफिस पहुंचा। वहाँ उसकी नजर दीवार पर लटकी कई भयानक पेंटिंग्स पर पड़ी। वार्डन बोला, ये सब असली सजाएं थी, कभी इनसे मानसिक रोगियों को ठीक किया जाता था। इनमें सबसे प्रभावी तरीका था अपराधी का सिर खोलकर उसमें बर्फ सा ठंडा समुद्री पानी डालना जब तक कि वह ठीक न हो जाए। हालांकि अब ये सभी दंड हटा दिए गए हैं। वार्डन ने समझाया कि वो अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते। फिर वार्डन ने उस महिला कैदी डेजी का फाइल निकाला जो भाग गई थी। उसने बताया कि डेजी को इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने अपने ही घर के स्विमिंग पूल में अपने 3 बच्चों को डुबो दिया था। उसके पति की युद्ध में मृत्यु हो गई थी और उस सदमे से वो मानसिक रूप से टूट गई। उसे हमेशा लगता था कि उसके बच्चे अब भी जिंदा हैं और ये जेल उसी का घर है। वार्डन ने डेजी की फोटो वॉल को दी, लेकिन जैसे ही वॉल ने उस फोटो को देखा, उसका पति और उसके बच्चे का दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने बस वार्डन से दर्द की दवा ली। वो समझ नहीं पाया कि ये सब उसे क्यों दिख रहा है और पूछा कि क्या उन्होंने हर जगह तलाश की है। वार्डन बोला कि उन्होंने पूरे द्वीप की तलाशी ली पर कोई निशान नहीं मिला और डेजी के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। वॉल को ये सब बहुत अजीब लगा। वार्डन उसे लेकर डेजी के कमरे में पहुंचा। जांच के बाद उन्हें केवल दरवाजे के पीछे छुपी 2 जोड़ी जूते मिलते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि दोनों जोड़ी जूते पुरुषों के थे। इसी दौरान वॉल को एक और चीज दिखाई देती है। वार्डन भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उस वाक्य का क्या मतलब है। बस इतना तय था कि वह डेजी का ही लिखा हुआ था। जब कमरे में कोई और सुराग नहीं मिला तो सभी लोग उस रास्ते पर खोज करने लगे जहां से डेजी के भागने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन अधीक्षक ने बताया कि पिछली रात सीढ़ियों पर लगातार पहरा था, फिर भी किसी ने नहीं देखा कि डेजी सुरक्षा को चकमा देकर कैसे भागी। इसके बाद वे लोग द्वीप पर सुराग ढूंढने गए। वहाँ सिर्फ मुख्य जेलर ही सहयोग कर रहा था, बाकी पुलिसकर्मी साफ तौर पर लापरवाही दिखा रहे थे। जेलर ने समझाया कि द्वीप से बाहर जाने का सिर्फ वही एक बंदरगाह है जिससे वे आए थे और जिस रात डेजी गायब हुई उस वक्त समुद्र बहुत उग्र था। ऐसे हालात में अगर कोई समुद्र में कूदे तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसका मानना था कि डेजी अब जिंदा नहीं होगी। तभी वोल पास ही खड़ी एक इमारत पर ध्यान देता है। जेलर बताता है कि वह एक छोड़ा हुआ लाइट हाउस है और पहले ही उसकी जांच हो चुकी है। लेकिन वोल लाइट हाउस को ध्यान से देखता है जैसे कुछ सोच रहा हो। इसके बाद वह डेजी के इलाज से जुड़े मेडिकल स्टाफ की जांच शुरू करता है। पूछताछ में पता चलता है कि डेजी के मुख्य डॉक्टर ने आज सुबह लंबी छुट्टी के लिए आवेदन किया है। यह सुनकर विलियम हैरान रह जाता है। मरीज गायब है और डॉक्टर छुट्टी पर चला गया। वोल डॉक्टर का संपर्क नंबर मांगता है, लेकिन तूफान की वजह से द्वीप का संचार सिस्टम बंद था। फिर वोल जेल के सभी कर्मचारियों की फाइलें मांगता है, मगर वार्डन कह देता है कि वोल के पास इसकी अनुमति नहीं है। पूरे दिन की जांच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। वोल खुद से सवाल करता है कि वह तो न्याय विभाग द्वारा भेजा गया है, फिर भी गार्ड से लेकर अधीक्षक तक कोई भी सहयोग क्यों नहीं कर रहा। रात को बिस्तर पर लेटा वोल उस कागज को देखता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसे यकीन है कि डेजी सबकी नजरों के सामने अचानक गायब नहीं हो सकती। जरूर किसी ने उसकी मदद की है और सभी लोग कुछ छिपा रहे थे। वह सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो जाता है। इसी दौरान उसे नींद आ जाती है और वह अपने बरसों पहले खोई हुई पत्नी का सपना देखता है। सपने में उसकी पत्नी उसे शराब पीने के लिए बोलती है, लेकिन अचानक शराब की बोतल गायब हो जाती है। वह अजीब बातें कहती है। जब वोल खिड़की की ओर मुड़ता है तो डर के मारे देखता है कि उसकी पत्नी की पीठ पूरी तरह जली हुई है। वह उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी कमरे में राख उड़ने लगती है। कुछ ही देर में उसकी पत्नी भी राख बनकर गायब हो जाती है। अजीब बात यह होती है कि वोल के
हाथ पानी से भरे होते हैं। वह घबराकर जाग जाता है और पता चलता है कि छत से पानी टपक रहा था। अगले दिन वोल उन मरीजों से पूछताछ करता है जो डेजी के संपर्क में आए थे। उनमें से एक महिला मरीज को कुछ पता होता है। जब विलियम पानी लेने जाता है तो वह महिला वोल की नोटबुक छीनकर उसमें कुछ लिख देती है। दोनों को पता नहीं था कि विलियम सब देख रहा था। इसके बाद वोल महिला से मैल्कम नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन महिला डर जाती है, सिर हिलाकर मना करती है और कहती है कि उसने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। फिर वह तुरंत वहां से चली जाती है। उसका यह साफ झूठ वोल को और उलझा देता है। जांच अब पूरी तरह फंसती नजर आती है। वोल और विलियम बाहर जाकर आगे की जांच पर बात करते हैं। वोल कहता है कि यहाँ हर इंसान पर शक लगता है, जैसे सबने पहले से तय कर रखा हो कि क्या कहना है।